पाठ 44 स्थिति आकार के लिए सीपीआर मॉडल कितना निर्धारित करने के लिए एक सरल मॉडल प्रत्येक व्यापार पर अपनी इक्विटी का 1% जोखिम में डालना शामिल है। हमने इस पूरी किताब में इस फैसले के महत्व की ओर इशारा किया है, लेकिन आप वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं? आपको 3 अलग अलग चर जानने की जरूरत है। आप अपनी कितनी इक्विटी का जोखिम उठाने जा रहे हैं? यह आपका कुल जोखिम है, लेकिन हम इसे संक्षेप में नकद या सी कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास हमारे सीपीआर सूत्र में सी है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी इक्विटी का 1% जोखिम में डालने जा रहे हैं, तो सी आपकी इक्विटी का 1% होगा। यदि आपके पास $50,000 का खाता होता, तो सी उसका 1% या $500 होता। हम कितनी इकाइयां खरीदते हैं, यानी स्थिति का आकार। पोजीशन साइजिंग के लिए इस वेरिएबल पी को कॉल करें। आय आपके द्वारा खरीदी गई प्रति यूनिट आप कितना जोखिम उठाने जा रहे हैं? हम इस वेरिएबल को आर कहेंगे, जो जोखिम के लिए है। हम प्रत्याशा की हमारी चर्चा में पहले ही आर के बारे में बात कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप $50 का स्टॉक खरीदने जा रहे हैं और प्रति शेयर $5 का जोखिम उठा रहे हैं, तो आपका जोखिम आर $5 प्रति शेयर है। अनिवार्य रूप से आप यह निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि कितना खरीदना है। पी कुछ उदाहरण देखें ताकि आप समझ सकें कि इस सूत्र को लागू करना कितना आसान है। उदाहरण 1, आप $5 प्रति शेयर के जोखिम के साथ $50 का स्टॉक खरीदते हैं। आप अपने $30,000 पोर्टफोलियो का 2% जोखिम उठाना चाहते हैं। आपको कितने शेयर खरीदने चाहिए? उत्तर 1, आर $5 पर शेयर, सी $30,000 का 2%, या $600। P = 6/5 = 120 शेयर। इस प्रकार आप $50 के स्टॉक के 120 शेयर खरीदेंगे। उन शेयरों की कीमत आपको $6,000 होगी, लेकिन आपका कुल जोखिम आपकी लागत का केवल 10% होगा, यानी मान लें कि आपने अपना $5 स्टॉप रखा है, या $600। उदाहरण 2, आप दिन में $30 के स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं और 30% स्टॉप के साथ एक स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने $40,000 पोर्टफोलियो का केवल 0.5% जोखिम में डालना चाहते हैं। आपको कितने शेयर खरीदने चाहिए? उत्तर 2, आर 30 सेंट शेयर, सी $0.005 $40,000 या $200। P = 200/0.3 = 666.67 शेयर। इस प्रकार आप 666 शेयर खरीदेंगे जिनकी कीमत आपको $30 होगी। आपका कुल निवेश $19,980 होगा। यह आपके पोर्टफोलियो के मूल्य का लगभग 2/3 होगा। हालांकि आपका कुल जोखिम प्रति शेयर केवल 30 सेंट या $199.80 होगा, यह मानते हुए कि आपने अपना 30% रोक रखा है। उदाहरण 3, आप 20 सेंट के स्टॉप के साथ सोयाबीन का व्यापार कर रहे हैं। आप इस व्यापार में $500 का जोखिम उठाने को तैयार हैं। आपकी स्थिति का आकार क्या है? सोयाबीन का अनुबंध 5000 बुशेल का है। बता दें कि सोयाबीन $6.50 पर कारोबार कर रहा है। आपको किस साइज की पोजीशन पहननी चाहिए? उत्तर 3, आर 20 सेंट 5000 बुशेल प्रति अनुबंध = $1,000, सी = $500, पी $500 पर $1,000, जो 0.5 के बराबर है। हालांकि आप सोयाबीन का आधा संपर्क नहीं खरीद सकते। इस प्रकार आप इस पद को लेने में सक्षम नहीं होंगे। यह एक ट्रिकी प्रश्न था, लेकिन आपको यह जानना होगा कि आपकी स्थिति में कब बहुत अधिक जोखिम है। उदाहरण 4, आप $1 स्विस फ्रैंक विदेशी मुद्रा व्यापार का व्यापार कर रहे हैं। स्विस फ्रैंक 1.4627 पर है।
और आप 1.4549 पर रुकना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यदि बोली उस स्तर तक पहुंचती है, तो आपके पास बाजार का आदेश होगा और आपको रोक दिया जाएगा। आपके पास बैंक में जमा राशि पर $2 लाख हैं और आप 2% जोखिम के लिए तैयार हैं। आप कितने अनुबंध खरीद सकते हैं? उत्तर 4। आपका आर मूल्य 0.0078 है। लेकिन एक नियमित विदेशी मुद्रा अनुबंध $1 लाख मूल्य का व्यापार होगा, और इसलिए आपके स्टॉप की कीमत आपको $780 होगी। जोखिम पर आपका नकद $2 लाख या $4000 का 2% होगा। इस प्रकार आपकी स्थिति का आकार $4000 को $780 या 5.128 अनुबंधों से विभाजित किया जाएगा। आप निकटतम संपूर्ण अनुबंध स्तर तक राउंड डाउन करते हैं और 5 अनुबंध खरीदते हैं। पोजीशन साइजिंग बेसिक्स। जब तक आप अपने सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं जानते, मेरा सुझाव है कि आप अपनी इक्विटी का लगभग 1% जोखिम में डालें। इसका मतलब है कि एक आर को आपकी इक्विटी के 1% के बराबर स्थिति आकार में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास $1 लाख हैं, तो आपको प्रति ट्रेड $1000 का जोखिम उठाना चाहिए। यदि ट्रेड 1 पर प्रति शेयर जोखिम $5 है, तो आप 200 शेयर खरीदेंगे। यदि व्यापार 2 पर प्रति शेयर जोखिम $25 है, तो आप केवल 40 शेयर खरीदेंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति का कुल जोखिम अब आपके खाते का 1% है। आइए देखें कि यह किसी खाते में क्रमिक ट्रेडों में कैसे परिवर्तित होता है। अपने पहले व्यापार पर $1 लाख की इक्विटी के साथ आपको $1000 का जोखिम होगा। चूंकि यह हारने वाला है, जैसा कि तालिका 4-4 में दिखाया गया है, अब आप शेष राशि का 1% या $990 का जोखिम उठाएंगे। यह एक हारा हुआ भी है, और इसलिए आप जो बचा है उसका लगभग 1% या $980 का जोखिम उठाते हैं। इस प्रकार आप हमेशा अपनी इक्विटी का लगभग 1% जोखिम में डालेंगे। तालिका 4-4 से पता चलता है कि यह कैसे याद रखें में प्रस्तुत ट्रेडों के नमूने के साथ काम करेगा कि ट्रेडों के इस नमूने में आप खेल के अंत में 24 आर ऊपर थे। इससे पता चलता है कि खेल के अंत में आप लगभग 24% तक बढ़ सकते हैं। हम 22.99% ऊपर हैं, इसलिए हमने इसे लगभग बना लिया है। इक्विटी पीक को बोल्ड में दिखाया गया है और इक्विटी लो को इटैलिक में दिखाया गया है। जल्दी आने वाली गिरावट के कारण आप बच जाएंगे। लंबी हार के बाद आपके पास लगभग $91,130 और 99 सेंट की कम इक्विटी है, लेकिन आप अभी भी खेल में हैं। अंत में आप लगभग 23% ऊपर होंगे, भले ही आपने प्रति ट्रेड 1% का जोखिम उठाया हो और गेम के अंत में 24 आर ऊपर थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में गेम के अंत में 24% ऊपर होंगे। यह तभी होगा जब आप प्रत्येक ट्रेड पर अपनी शुरुआती इक्विटी का 1% जोखिम में डालेंगे, जो कि एक अलग पोजीशन साइजिंग एल्गोरिथम है। आप इस रणनीति के साथ खेल नहीं जीतेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति जो अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा काम करता है, जैसे कि छठे ट्रेड पर यह सब जोखिम में डालना, आमतौर पर खेल जीत जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जीवित रहेंगे और आपकी कमी अत्यधिक नहीं होगी। इक्विटी मॉडल के प्रकार। इस पुस्तक में आप जिन सभी मॉडलों के बारे में जानेंगे, वे आपके खाते में इक्विटी की राशि से संबंधित हैं। ये मॉडल अचानक और अधिक जटिल हो सकते हैं जब आपको पता चलता है कि इक्विटी निर्धारित करने के 3 तरीके हैं। बाजार में आपके एक्सपोजर और आपके रिटर्न पर हर तरीके का अलग अलग असर हो सकता है। इन विधियों में कोर इक्विटी विधि, कुल इक्विटी विधि और कम कुल इक्विटी विधि शामिल हैं। कोर इक्विटी विधि सरल है। जब आप एक नई स्थिति खोलते हैं,
तो आप बस यह निर्धारित करते हैं कि आप अपनी स्थिति आकार देने की विधि के अनुसार उस स्थिति में कितना आवंटित करेंगे। इस प्रकार, यदि आपके पास 4 ओपन पोजीशन हैं, तो आपकी कोर इक्विटी आपकी शुरुआती इक्विटी होगी और प्रत्येक ओपन पोजीशन के लिए आवंटित राशि घटा दी जाएगी। मान लें कि आप $50,000 के खाते से शुरुआत करते हैं और प्रति ट्रेड 10% आवंटित करते हैं। आप पुस्तक में बाद में वर्णित विधियों में से किसी एक का उपयोग करके $5,000 स्थिति आकार आवंटन के साथ एक स्थिति खोलते हैं। अब आपके पास $45,000 की मूल इक्विटी है। आप $4,500 पोजीशन साइजिंग आवंटन के साथ एक और पोजीशन खोलते हैं और इसलिए आपके पास $40,500 की कोर इक्विटी है। आप $4,050 के आवंटन के साथ एक तीसरा स्थान खोलते हैं और इसलिए आपकी मूल इक्विटी अब $36,450 है। इस प्रकार, आपके पास $36,450 की कोर इक्विटी पोजीशन और 3 ओपन पोजीशन हैं। दूसरे शब्दों में, कोर इक्विटी पद्धति प्रत्येक स्थिति के प्रारंभिक आवंटन को घटा देती है और जब आप उस स्थिति को बंद करते हैं तो समायोजन करता है। नई पोजीशन हमेशा आपकी वर्तमान कोर इक्विटी के एक कार्य के रूप में आवंटित की जाती हैं। मैंने पहली बार कोर इक्विटी शब्द के बारे में एक ऐसे व्यापारी से सीखा जो बाजार के पैसे के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने पहली बार व्यापार करना शुरू किया तो यह व्यापारी अपने स्वयं के धन की न्यूनतम राशि का जोखिम उठाएगा। हालांकि जब उसके पास मुनाफा होता तो वो उस बाजार के पैसे को बुलाता और अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा जोखिम में डालने को तैयार होता। यह ट्रेडर हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग में एक कोर इक्विटी मॉडल का इस्तेमाल करता था। कुल इक्विटी विधि भी बहुत सरल है। आपके खाते की इक्विटी का मूल्य आपके खाते में नकदी की मात्रा और किसी भी खुली स्थिति के मूल्य से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके पास $40,000 नकद है, साथ ही $15,000 के मूल्य के साथ एक खुली स्थिति है, $7,000 की एक खुली स्थिति है और तीसरी खुली स्थिति है जिसका मूल्य 0 से $2,000 है। आपकी कुल इक्विटी आपके नकदी के मूल्य और आपके सभी खुले पदों के मूल्य का योग है। इस प्रकार, आपकी कुल इक्विटी $60,000 है। टॉम बासो, जिन्होंने मुझे निरंतर जोखिम और निरंतर अस्थिरता बनाए रखने के तरीके सिखाए, हमेशा कुल इक्विटी मॉडल का इस्तेमाल किया। यह समझ में आता है, यदि आप अपने जोखिम को स्थिर रखना चाहते हैं, तो आप जोखिम को अपने कुल पोर्टफोलियो मूल्य का एक स्थिर प्रतिशत रखना चाहते हैं। घटी हुई कुल इक्विटी विधि पहले 2 तरीकों का एक संयोजन है। यह कोर इक्विटी पद्धति की तरह है जिसमें जब आप कोई पोजीशन खोलते हैं तो आवंटित एक्सपोजर को शुरुआती इक्विटी से घटा दिया जाता है। हालांकि ये अलग है कि आप किसी भी लाभ या कम जोखिम में भी वापस जोड़ते हैं जो आपको अपने पक्ष में एक स्टॉप को स्थानांतरित करने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार, कम की गई कुल इक्विटी आपकी मूल इक्विटी के साथ साथ किसी भी खुली स्थिति के लाभ के बराबर होती है जो स्टॉप के साथ बंद हो जाती है या आपके स्टॉप को बढ़ाने पर होने वाले जोखिम में कमी होती है। यहाँ कुल इक्विटी में कमी का एक उदाहरण है। मान लीजिए कि आपके पास $50,000 का निवेश खाता है। आप $5,000 पोजीशन साइजिंग आवंटन के साथ एक पोजीशन खोलते हैं। इस प्रकार, आपकी मूल इक्विटी और कुल इक्विटी घटाई गई, अब $45,000 है। अब मान लीजिए कि अंतर्निहित स्थिति मूल्य में बढ़ जाती है और आपके पास पिछला स्टॉप है। जल्द ही आपके पास अपने नए स्टॉप के कारण केवल $3,000 का जोखिम होगा। परिणामस्वरूप, आज आपकी कम की गई कुल इक्विटी $50,000 से घटाकर $3,000 या $47,000 के आपके नए जोखिम को घटाती है। अगले दिन, मूल्य $1,000 से गिर जाता है
आपकी घटी हुई कुल इक्विटी अभी भी $47,000 है, क्योंकि यदि आप रुक जाते हैं तो आपके सामने आने वाला जोखिम अभी भी $47,000 है। यह तभी बदलता है जब आपका स्टॉप आपके जोखिम को कम करने के लिए बदलता है, अधिक लाभ में लॉक करता है, या किसी पोजीशन को बंद करता है। अगले भाग में संक्षेप में सूचीबद्ध मॉडल आमतौर पर आपकी इक्विटी के अनुसार स्थिति को आकार देते हैं। इस प्रकार, इक्विटी की गणना के प्रत्येक मॉडल से प्रत्येक मॉडल के साथ अलग-अलग स्थिति आकार की गणना होगी।